अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोपीनिया की एंड ऑस्टियोपोरोसिस की। व्हाट आर दीज बोथ टर्म्स? बेसिकली ऑस्टियोपीनिया इज जो एक लिटरल जो डेफिनेशन है ऑस्टियोपीनिया की, ऑस्टियोपीनिया रेफर्स टू डिक्रीज्ड बोन मास या डिक्रीज्ड इन बोन डेंसिटी, दैट इज नोन एज ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि ऑस्टियोपीनिया की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि बेसिकली इतनी ज़्यादा बोन डेंसिटी रिड्यूस कर चुकी हो या इतना ज़्यादा बोन मास रिड्यूस कर चुका हो जिसकी वजह से देयर इज़ इंक्रीज ट्रांसफर या देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, सो दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज़ डिफाइंड एज ऑस्टियोपीनिया दैट इज सिवियर इनफ टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस इट डेवलप्स फ्रॉम ऑस्टियोपीनिया, और अकॉर्डिंग टू WHO की जो गाइडलाइंस हैं हम ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस को किस तरह डिफाइन करते हैं ये देखा गया। हमने एक स्टैंडर्ड रखा गया, एक मीन पीक बोन मास का स्टैंडर्ड रखा गया। अब उस जो क्या कहते हैं उसकी डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन बनाई गई, जिस तरह हमने CHS में एक स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व पढ़ा था। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि एक जो मीन पीक बोन का पीक मास होता है, जो उसका एक मीन है, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशंस ली गई हैं उसमें अगर तो जो भी कोई पेशेंट है उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इफ़ इट लाइज बिटवीन 1 and 2.5, ये वाला अगर रीजन पे वो लाई करता है, सो दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोपीनिया। वेयरएस अगर तो 2.5 से ज़्यादा हो गया दैन इट इज़ नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है अकॉर्डिंग टू WHO की गाइडलाइंस। बोन मास ऑफ क्या कहते हैं जो पीक बोन मास है, इफ़ इट इज़ बिटवीन 1 to 2.5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन दैन इट इज़ नोन एज ऑस्टियोपीनिया। वेयरएस अगर तो इफ इट हैज़ बिकम मोर देन 2.5 क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दैन इट इज़ नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। तो बस ये एक डेफिनेशन याद रख लेंगे, एक तो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस की लिटरल डेफिनेशन, दूसरा ये हमको WHO की गाइडलाइंस का पता होना चाहिए कि कौन सी स्टैंडर्ड डेविएशन में कौन सा डिसऑर्डर लाई करता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है इट कुड बी जनरलाइज्ड होल स्केलेटन का भी हो सकता है या किसी एक लिम्ब का भी हो सकता है, या किसी या लोकलाइज हो सकता है किसी सिर्फ एक लिम्ब का किसी एक जगह का हो सकता है ड्यू टू एनी डिसयूज या ड्यू टू एनी अदर रीजंस। पैथोजेनेसिस क्या देखी गई है? पैथोजेनेसिस में काफ़ी फैक्टर्स हमारे रिलाई करते हैं, लाइक और हेरिडिटरी फैक्टर्स, पॉलीमॉर्फिज्म्स इन डिफरेंट जीन्स, फिजिकल एक्टिविटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, हार्मोनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस। और ये देखा गया कि और एवरी ईयर अराउंड 0.7% ऑफ योर बोन मास इज़ डिक्रीज। जो पैथोजेनेसिस है इसकी बेसिकली जो ये वाला फ्लो चार्ट है बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, बस यही चीज़ याद कर लेनी है, पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि नॉर्मली कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं? एक तो आपकी एज, इंक्रीज्ड एज फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल स्पेशली, योर डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी, डिक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन डी, उसके अलावा स्मोकिंग, प्रेगनेंसी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी टू सम एक्सटेंट ऑस्टियोपोरोसिस कराते हैं। दो तरह का ऑस्टियोपोरोसिस यूजली देखा जाता है, एक सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस विच इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड एजिंग एंड अदर इज योर पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस विच इज सीन इन पोस्ट मेनोपॉजल। अराउंड 40% ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स को जो कि होता है। ये इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी। सबसे पहले हम एजिंग की बात कर लेते हैं। एजिंग की वजह से क्यों होता है ये देखा जाता है, जितना ज़्यादा बंदा जितनी उसकी एज इंक्रीज़ करती है उतनी ज़्यादा जो ऑस्टियोप्रोजेनिटल सेल्स की जो रेप्लिकेटिव एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जो ऑस्टियोब्लास्ट की सिंथेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। और एंड देयर इज़ ऑल्सो रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्यों इतना बोन मास से फ़र्क पड़ता है ये देखा गया कि जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी बंदे की, जितना ज़्यादा बंदा एक्सरसाइज करेगा, जॉगिंग करेगा, वेट लिफ्टिंग करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी ज़्यादा बोन की रिमॉडलिंग होगी, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, उतनी ज़्यादा बोन स्ट्रॉन्ग होंगी। अब जितनी ही फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी बोन रिमॉडलिंग है वो प्रॉपर्ली हो नहीं रही होती एंड एज अ रिजल्ट जो बोन की डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, जिसकी वजह से देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक तो एजिंग की वजह से होता है, ये सारा टेक्स्ट याद कर लेना है। और यही इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं जो मैंने इस जो बेसिकली इस टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में ये देखा गया है कि सिंगल जीन डिफेक्ट तो इतना अफेक्ट नहीं करते, ज़्यादातर पॉलीमॉर्फिज्म अगर हो जाए किसी जीन्स में, लाइक योर जीन ऑफ रैंक एल और OPG, तो उनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ज़्यादातर एडोलेसेंट फीमेल्स में देखा गया है कि जो उनकी वो होती है कैल्शियम इंटेक होती है वो काफ़ी डिक्रीज हुई हुई होती है, उनकी डाइट में कैल्शियम काफ़ी डेफिशिएंट होता है। तो अगर जो डाइट में कैल्शियम प्रॉपर्ली नहीं इनटेक हो रहा होगा उसकी वजह से भी जो बोन का मास है वो रिड्यूस हो जाता है एंड लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट योर कैल्शियम, आपके डिफरेंट हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं, लाइक योर पैराथायरॉयड हार्मोन अगर एलिवेटेड हो या अगर विटामिन डी की भी इनटेक लो हो रही हो तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्टली हार्मोनल इन्फ्लुएंस में हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, जिसके उन्होंने अगेन यहाँ पे बताया हुआ है कि पोस्ट आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, उसकी वजह से होता क्या है कि OPG की सिंथेसिस कम हो जाती है और रैंक की सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ जाती है।
यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी दिखाई है। ऑल्सो विच लीड्स टू इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड ऑल्सो होता क्या ड्यू टू मेनोपॉज देयर इज इंक्रीज इन इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF लेवल्स। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो इंटरल्यूकिन 1 थे वो क्या करा रहे थे, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे थे। तो इट ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन बोन मास एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ये इसकी बेसिकली पैथोजेनेसिस है। मॉर्फोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस में एक हॉलमार्क ये रखना है कि हिस्टोलॉजिकली जब हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोटिक बोन को तो वो बोन भी हमको नॉर्मली लग रही होगी, लेकिन उसमें होगा क्या, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो डिक्रीज हुई भी होगी। और ये ग्रॉस के थ्रू भी दिखाए हुए ये दो वर्टिब्रल बॉडीज़ दिखाई हैं। अब इसको और इसको दोनों को जब हम हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो दोनों की हमें जो बोन की हिस्टोलॉजी वो नॉर्मली नज़र आएगी, लेकिन जो ये वाली बोन होगी इसमें हमें बोन की डेंसिटी या बोन का मैस कम नज़र आएगा कंपेयर टू दिस वाली बोन। तो यही हॉलमार्क हिस्टोलॉजिक फीचर है इसका। बाकी उन्होंने अलग से ये बताया हुआ कि जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनकी ज़्यादातर जो वर्टिब्रल बॉडीज़ होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। और क्लिनिकल फीचर्स में फिर बताया हुआ है कि उनकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखे जाते हैं। थोड़ा सा बस एक रीड दे देता हूँ मैं मॉर्फोलॉजी को। ये देखा गया कि जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनकी जो क्या कहते हैं ट्रिबुकुलर प्लेट्स होती हैं विच आर फाउंड इन द वर्टिब्रल बॉडीज़, दे बिकम परफोरेटेड एंड दे बिकम थिन एंड दे लूज देयर इंटरकनेक्शंस विच लीड्स टू माइक्रो फ्रैक्चर एंड समटाइम्स वर्टिब्रल कोलैप्स। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स में बात करें, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ज़्यादातर वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं। कौन सी वर्टिब्रा अफेक्टेड होती है, थोरेसिक एंड लंबर रीजन्स की वर्टिब्रा ज़्यादातर अफेक्ट होती है एंड इट लीड्स टू लॉस ऑफ हाइट एंड डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ लाइक लंबर लॉर्डोसिस, काइफोसिस या काइफोस्कोलियोसिस। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हमने देखा होगा कि जो बूढ़ी जो औरतें होती हैं वो ज़्यादातर झुकी हुई इसलिए चल रही होती हैं क्योंकि उनकी या उनके कमर में ज़्यादा दर्द इसलिए रहता है क्योंकि ड्यू टू पोस्ट मेनोपॉज होता है क्या, उनमें वर्टिब्रल माइक्रो फ्रैक्चर शुरू हो चुके होते हैं। इसके अलावा और कहाँ पे फ्रैक्चर्स हमको मिल सकते हैं, देयर कैन बी फ्रैक्चर सीन इन फीमोरल नेक, इन द पेल्विस एंड इन द स्पाइन विच माइट लीड टू इमोबिलाइजेशन और इट माइट लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड निमोनिया। हमने क्या कहते हैं थर्ड ईयर में पढ़ा था कि हाउ द फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्स कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये कुछ डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस को हम नॉर्मल रेडियोग्राफ से, नॉर्मल एक्सरे से हम नहीं डिटेक्ट कर सकते अनटिल और अनलेस 30 to 40% ऑफ द बोन मैस जो वो लॉस हो चुका हो। तो इसलिए हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है डेक्सा, जो कि याद रखना होगा। व्हाट इज़ डेक्सा? डेक्सा इज़ बेसिकली डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनमीटर। और क्या कहते हैं डेक्सा के थ्रू हम करते हैं, डेक्सा के थ्रू हम बेसिकली बोन डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिक टेक्निक है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह करा सकते हैं या हम इसकी प्रिवेंशन किस तरह करा सकते हैं, क्योंकि डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो रही है। तो प्रिवेंशन और थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में हम पेशेंट को ये रेकमेंड करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करे, डाइट अपनी इंप्रूव करे, कैल्शियम ज़्यादा ले, विटामिन डी ज़्यादा ले। और फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स की बात अगर हम करें तो उसमें हमारे पास बिस्फॉस्फोनेट्स आ जाते हैं विच बेसिकली रिड्यूस ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बाय इंड्यूसिंग देयर एपोप्टोसिस। एक हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आ जाती है जिसका नाम है डेनोसुमैब विच इज़ बेसिकली एंटी रैंक एल एंटीबॉडी एंड एज रिजल्ट जब रैंक एल को वो ख़त्म कर देगी तो वो रैंक और रैंक एल की बाइंडिंग नहीं होनी देगी, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगी। हार्मोन थेरेपी आ जाती है जिसमें हम क्या कहते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स देते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टमॉक्सिफेन की। तो ये डिफरेंट थेरेपीज़ हैं जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को टू सम एक्सटेंट मैनेज और ट्रीट कर सकते हैं। और ये हम जितने भी ड्रग्स जो हैं वो हम पिछले साल फार्मा में पढ़ चुके हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। मैं एक बात बता देता हूँ, एक तो मेन डेफिनेशन याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए। पैथोजेनेसिस के लिए बस ये फ्लो चार्ट याद रख लेना है। और हमको क्लिनिकल फीचर्स में जो मेन चीज़ है डायग्नोसिस में हमको डेक्सा का पता होना चाहिए कि हमको नॉर्मल रेडियोग्राफिक टेक्निक्स में नहीं नज़र आता, हमको स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ करनी होती है जिसमें हमारे पास डेक्सा की एग्जांपल होती है। सो दैट वाज ऑल। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।